बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात के लिए अब तक 5 फेज की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 5वें फेज में आज 6 सूबों और 2 यूनियन टेरिटरी की 49 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ अब तक कुल 428 सीटों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बीजेपी के कई बड़े लीडर्स ने चौथे फेज के बाद ही बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के दावे कर दिए थे। उधर इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की तरफ से भी लगातार ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। आज बेबाक मुंसिफ में चर्चा 2024 के आम इंतखाबात की होगी कि आखिर मुल्क की आवाम किसे दिल्ली की गद्दी सौंपने जा रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हमारे साथ होंगे और इन सब के अलावा जाने माने सहाफ़ी विपिन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विपिन जी, पहला सवाल आप ही से ही। जाहिर तौर पर 5वें फेज़ के लिए जो है वो वोटिंग हो चुकी है और एक अच्छी बात यह है इस दौरान कि मोटे तौर पर जितने भी फेज़ हुए हैं पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई है। 1-2 जगह की अगर घटनाओं को छोड़ दें हम तो ज़्यादातर जो है वो एकदम अमन चैन के साथ जो है वोटिंग वो कंप्लीट हुई है। मगर चौथे फेज़ के बाद ही ये दावे किए गए थे बीजेपी के बड़े लीडर्स की तरफ से और चाणक्य जिनको कहा जाता है होम मिनिस्टर हैं कि जो जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी के पास आ गया है चौथे फेज़ तक ही। अब तो वो आगे के नंबर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो बहरहाल 5वें फेज़ तक किस तरीके से आप देख रहे हैं अभी तक के आम इंतखाबात को? देखिए, ये बिल्कुल बेहतर अच्छी बात है कि चुनाव में हिंसा नहीं हुई है और बहुत ही सुकून के साथ चुनाव खत्म हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल हमेशा से यही रहा है कि जो 400 पार ये कहते थे, 400 पार आखिर आएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी को? कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मुद्दा ये है कि बीजेपी अपने पीक पर है। गुजरात में पूरी सीट, दिल्ली में पूरी सीट, हिमाचल में पूरी सीट, उत्तरांचल में पूरी सीट, मध्य प्रदेश में एक कम, कर्नाटक में तकरीबन पूरी, बिहार में एक कम। तो जब पीक पर है तो आप लाएंगे कहां से? देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में ये निश्चित रूप से तय माना जा रहा है। जिस तरीके से बात हो रही है, बातें निकल के सामने आ रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं जा रहा है। दिल्ली में भी इस बार ऐसा अभी तक का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 और 19 में जीती शायद ना जीत पाए। बची बात जहां भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो बढ़ेगी, उनमें एक राज्य है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी उसका ये दावा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं लगता ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। अगर ये दोनों एक साथ लड़ते तो निश्चित रूप से जो नाराजगी थी लोगों ममता बनर्जी से या कांग्रेस से, ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता में है, नाराजगी होती है, तब भारतीय जनता पार्टी को प्लस हो सकता था वहां से। लेकिन ममता बनर्जी से जिनको नाराजगी है वो निश्चित रूप से उनके पास एक दूसरा ऑप्शन कांग्रेस भी है। केरल में मुझे नहीं लगता, जो मेरा पर्सनल मानना है, कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा या मुनाफा होने वाला है। तमिलनाडु में भी कमोबस वो स्थिति रहेगी, ज्यादा से ज्यादा हुआ 30 सीट तमिलनाडु जीती जा सकती है। कर्नाटक में निश्चित रूप से जितनी पिछली बार आई थी उतनी नहीं आएंगी। बिहार में 40 में से 39 आई थी, वो नहीं आएंगी। तो पहली बात तो ये 400 पार का जो दावा है ये बड़ा कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। इसमें हमें एक चीज और देखनी होगी कि 2 मजबूत साझेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में जब शिवसेना एक, तो उस दौरान प्रदर्शन अच्छा था, उनकी सीटें थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है और अकाली दल अलग हो चुका है। तो बहुत मुश्किल है। देखिए, दावे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 पे जाएगी, अखिलेश यादव 143 बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता 400 पार कर रहा है। लेकिन तथ्यों पे बात होनी चाहिए। फिलहाल कहीं से ऐसा दिख नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो 400 का आंकड़ा छू रही। बिल्कुल ठीक है। हिमांशु जी, कैसे आप देखते हैं अभी तक के जो 5 फेज में इंतखाबात हुए हैं? एक अच्छी बात यह जो मैंने पहले जिक्र किया था कि पुरअमन तरीके से हुए, तो उसके लिए मुबारकबाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी और जो अपना चुनाव मतलब जो है इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको भी जाहिर तौर पर मुबारकबाद देनी चाहिए और सिस्टम को भी कि सब पुरअमन तरीके से मोटे तौर पर हुआ है। 2-4 जगहों से छिटपुट घटनाएं हुई हैं। ये जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि चौथे फेज तक जो है वो खेला हो चुका है और ये एनडीए और बीजेपी की तरफ से खासतौर से हो रहे हैं, क्या ये जो सामने वाली पार्टियां हैं मनोबल गिराने के लिए भी इस तरह की बातें कई बार की जाती हैं और वोटर्स को भ्रमित करने के लिए भी किया जाता है, ऐसा मतलब जो है दावा? देखिए, सबसे बड़ी बात है निश्चित रूप से जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार इस देश की जनता है, मतदाता है। और इसके लिए देश की जनता और मतदाता को सबसे पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात है कि जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, एक परसेप्शन है
लोगों को ये कहने के लिए, ये समझाने के लिए, ये सेटअप तैयार करने के लिए कि आएंगे तो मोदी जी, ये नारा ये दिए 400 का पार नारा। अभी जो हमारे मित्र कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो सबसे ज्यादा सीटें होनी चाहिए, जो पीक पर होता है भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, वहां तक तो पहुंच गया। तो नीचे उतरने का समय आ गया। सही वो बात बोल रहे थे, 40-39 से बिहार में हो गया, राजस्थान की पूरी सीटें, मध्य प्रदेश में एक छोड़ करके, छत्तीसगढ़ की सीटें, दिल्ली में पूरी सीटें, ये गुजरात में पूरी सीटें, तो कहाँ से आएगी, कहाँ से? अब देख लीजिए बिहार में जो अभी लड़ाई है, नेक नेक फाइट है, मध्य प्रदेश में नेक नेक फाइट चल रहा है, राजस्थान में नेक नेक फाइट चल रहा है, कर्नाटका में नेक टू नेक फाइट चल रहा है। तो कहीं से 400 पार की स्थिति नहीं बन रही। अब ये आएंगे तो मोदी जी, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का नारा दिया जाता है, लेकिन लोगों की इस देश की जनता भी बहुत समझदार है। और अब ये कह रहे हैं कि जाएंगे तो मोदी जी। अब 4 तारीख के बाद जब मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो जाकर के साबरमती आश्रम में इस बात का चिंतन करेंगे कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई और किस तरह से चूक हुई, जिससे इस देश की जनता हमें नकार। जनता काम के आधार पर वोट करना चाहती। ये जो वोट है, ये जो अभी मतदान चल रहा है, वह इसलिए चल रहा है कि 10 वर्षों के बीजेपी के शासन के कार्यकाल का मूल्यांकन हो सके, उनके द्वारा किए गए कार्यों। लेकिन उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। ये कहते कि बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले मुद्दा बना करके 2014 में ये सरकार सत्ता में आई। आज इनका जो संकल्प पत्र है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उसमें कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा तक नहीं। उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी कोई भी बात नहीं की है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात को लेकर के इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे। एक नारा आया था, आप भी सुने होंगे, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देख लीजिए, इस देश में द्वापर में द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया गया, लेकिन इस कलयुग में तो मणिपुर में किस तरह से हमारी बेटी के साथ घिनौना कांड हुआ, किस तरह से उन्हें नंगा किया गया, दौड़ाया गया, ये सबके सामने किस तरह से ब्रजभूषण सिंह 3 पहलवान बेटियों के साथ किया। आज जिस नारे के साथ ये सरकार सत्ता में आई कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, अब क्या कर रहे हैं? 18 वर्षों में सबसे कम आमदनी आज किसानों की हालत ऐसी है। एमएसपी से ज्यादा रेट पर मार्केट में गेहूं बिक रहा है आज के। ये बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों से आज देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। आप देख लीजिए, आज इस देश के एसटी के साथ किस तरह से तो व्यवहार किया जाता है, इस तरह से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पेशाब किया जाता है। आज सारे वर्ग, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो अगरा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो युवा हो, या चाहे किसान हो या महिला हो, सारे इस देश की जनता जितने भी वर्ग हैं सभी परेशान है। उनको रोजी रोटी चाहिए, उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य चाहिए। आज इसकी जरूरत है। धर्म के नाम पर कोई भी किसी भी देश का आज तक विकास नहीं हुआ। धर्म के नाम पर विकास होता है, पाकिस्तान का विकास हो जाता है। आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश का विकास नहीं हुआ है, न होने वाला है। आज देश की जनता समझ गई है, और कांच का हांडी बार बार नहीं चलता है। इनका जुमला लोग समझ गया है। इस तरह से ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आऊंगा, वापस आऊंगा। अशोक तिवारी जी भी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, 5वें फेज के बाद कहां इंडिया ब्लॉक खड़ा है? चूंकि जो एनडीए है वो तो अपने दावे कर रहा है, मगर आपका एनालिसिस क्या है अभी तक का? 5वें फेज तक कहां पहुंचे आप? कहां तक पहुंचे? दिल्ली जो है अभी कितना दूर या कितना नजदीक है? जी, चीजें लगभग साफ हो चुकी हैं। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम आ रही हैं जी। चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में आपने एनालिसिस किया होगा, बहुत स्पष्ट है। वहां पर उद्धव ठाकरे के प्रति संवेदना है लोगों की, शरद पवार जी के साथ लोग हैं, और वहां ये भारी गिरावट आ गई है जनता में जी, और भारी भरकम तरीके से हार रही है। ये कर्नाटका में हार रहे हैं, साउथ में पूरा हार रहे हैं, और जो है बिहार में भी जो उत्तर प्रदेश के हाल क्या है सर, वो तो बताइए। और उत्तर प्रदेश में तो ये भारी भरकम तरीके से हार रहे हैं। ये खुशखबरी है एक तरह से हम सभी के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो कि जनता ट्राई कर रही थी, उसके लिए खुशखबरी है। जनता ने अपना बदला ले लिया है और ये इनकी विदाई हो चुकी है।
नाम मात्र को 6वां चरण और 7वां चरण बाकी है जी। और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि झोला उठा करके मोदी जी घर चले जाएंगे और जो है ये होना तय है। आज स्थिति यह है कि आज लखनऊ में मैं गया मतदान करने के लिए और वहां पर देखा कि लोग खटाखट वोट डाल रहे हैं साइकिल पर और फटाफट भाजपा की विदाई कर रहे हैं। ये मैं देख करके आया हूं। ठीक है जी। विपिन तोमर जी, देखिए अगर हम पार्लियामेंट की सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है साहब, और 14 की बात करें और फिर हम 19 की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमेशा यही होता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश को जीतेगा वो दिल्ली की गद्दी पर जो है वो आसानी से बैठ सकता है और दिल्ली की जो गद्दी है वो उसका रास्ता यूपी से ही होकर के आता है। मगर इस बार चूंकि लगातार इतनी सीटें मिल रही हैं, 14 में भी 19 में भी, वो कह रहे थे 14 में उम्मीद थी, उसके बाद जो है फिर यकीन हुआ और अब जो है गारंटी की बात कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी। मगर इस बार जो है बहुत सारी बातें चली हैं और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, खास तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात जो कही गई है, लखनऊ में भी आकर के उन्होंने कही, दिल्ली में भी ये सवाल उठाया कि क्या योगी जी जो हैं उनको हटाया जा रहा है इलेक्शन के बाद। और चुनाव से पहले भी इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फैलाई गई थी या फैली थी। परसेप्शन से सारी चीजें होती हैं, चूंकि 400 पार का भी एक परसेप्शन है, फिर इस तरह का जो है एक परसेप्शन क्रिएट करना या लोगों को मैसेज देना कि इंतखाबात के बाद 4 जून के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा, वो सीएम नहीं रहेंगे, तो एक कम्युनिटी पे या कुछ लोगों पे उसका फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, तो अरविंद केजरीवाल जी के कंट्रिब्यूशन था इस बयान में, जहां तक मैंने समझा, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 250 सीट आएगी, सॉरी एनडीए की 250 सीट आएंगी, इसका मतलब सरकार नहीं बन रही है। हाँ। अब सरकार नहीं बन रही है तो हटाना नामुमकिन है। और अगर अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा चालेंगे, 2 घंटे का भी समय नहीं है। हमने कई राज्यों में देखा है, वसुंधरा राजे सिंधिया को हमने देखा है, बहुत धाकड़ नेता है, शिवराज चौहान, जिनकी वजह से 5वीं बार सरकार बनी है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ना इसमें सफाई देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि क्या मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि अगर वो सरकार आती है तभी ये स्टेप उठा पाएंगे, अदरवाइज उठाना नामुमकिन है। उसी बात आपने बात करी यूपी की, देखिए बिल्कुल यूपी 80 सीट है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश को अगर किसी ने दिए तो उत्तर प्रदेश ने दिए, और सबसे उत्तर प्रदेश की जो खासियत है वो 30% बहुमत वो यहाँ से आता है। अगर कोई पार्टी या गठबंधन यहाँ से जीत जाता है तो निश्चित रूप से ये तय माना जाता है कि उसकी सरकार या सरकार में भागीदारी दिल्ली में जरूर होगी। लेकिन केजरीवाल के बयान पर थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। 250 में अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं है तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, केवल एक भाषा फेंक रही कि आपने देखा होगा चुनाव की शुरुआत में क्षत्रियों की नाराजगी थी, उन्होंने पुरुषोत्तम रुपाला के बयान पे गाजीपुर सिंह के टिकट के बाद विरोध किया था। योगी भी इस समुदाय से आते हैं, हालांकि सबकी कोई जाति या धर्म नहीं होता है, हाँ। लेकिन वो इसी समुदाय से आते हैं, तो हो सकता है कि एकदम 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्षत्रियों ने और गुजरात में, राजस्थान में विरोध दिखाया है, तो विरोध को और तेज करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि क्षत्रिय कहीं उस विरोध को भूले तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को कह रहे हैं या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब अच्छा, एक चीज और भी उन्होंने कही थी कुछ दिन पहले, और वो शायद 10 तारीख के आसपास का उनका बयान था, वो 10 तारीख को ही शायद उन्होंने बयान दिया था। वो कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह हों। तो ये बात सही है कि वो कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं। उनके बयानों के अंदर ही एक तरफ तो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो जीत रहा है और एनडीए हार रहा है, बीजेपी हार रही है, मगर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि क्या 75 साल के बाद वो पीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ये बात तो सच है, कंफ्यूजिंग तो कहीं ना कहीं है। मगर साहब, फिर वो कुछ आंकड़े ऐसे हैं, अगर हम गुजरात के विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 की और 2022 की, तो जो 2022 की जो जीत है बीजेपी की, वो बहुत बड़ी जीत है। मतलब एक लंबे अरसे से वो वहां पर हुकूमत में है और उसके बाद इतनी सीटें आना 2022 में, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंतखाबात में ये बात सच है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के पिछले साल के जो है वो विधानसभा चुनाव भी सामने ही है। और हिमांशु जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात तो सही है कि बहुत सारे इश्यूज जो है वो कांग्रेस ने उठाए, और चाहे वो बेरोजगारी का हो और नौजवानों का जो मसला है, खासतौर से वो अग्निवीर वाला मामला है, उसको भी बड़ी मजबूती के साथ उठाया, किसानों का मामला उठाया, बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं।
मगर बार बार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं और जो वापस कई बार उनको शहजादा कहकर पुकारा गया, कई बार जो है वो 50 सीटों के लिए कांग्रेस जूझ रही है या अपनी प्लानिंग कर रही है, ये बात कहकर के कंफ्यूज पैदा करने की कोशिश की गई वोटर्स के दरमियान। मेरा सवाल ये आपसे कि क्या इनका वोटर्स के ऊपर असर पड़ेगा, क्या इंडिया ब्लॉक के ऊपर इसका उन बातों का प्राइम मिनिस्टर की असर पड़ेगा? देखिए, इस देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमला को सुन करके बिल्कुल ही वो परेशान हो। उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है आम समस्या, इसलिए अब जी हाँ, शायद उनका सिग्नल जो है वो फ्रीज हो गए। अशोक तिवारी जी, आपके पास में आऊँगा। चूंकि देखिए, बयानों का असर जो है वो तो असर तो पड़ता है, ऐसा तो है नहीं, और तभी लीडर्स जो है वो बयान देते हैं और वो चाहते भी हैं कि उनके बयानों का असर सीधे जनता तक पहुँचे, आवाम तक पहुँचे। और बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खासतौर से जो कही गई है, सीएम की तरफ से भी कही है यूपी के, वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया वाले आ गए तो रामलला को वापस टेंट में भेज देंगे। तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि कंफ्यूज करने की कहीं ना कहीं कोशिश है ये। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की आवाम इन तमाम बयानों में उलझती हुई दिख रही है, या फिर इस बार उसके ऊपर कोई असर नहीं है, ना मजहब के नाम पर ना फिर किसी और चीज के नाम पर? इस बार वो पूरा क्लियर मन बनाए हुए कि उसको जाना किधर है और जाना कहां है। जनता पूरी तरह से इन चीजों पर ध्यान इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हास्य व्यंग कर रहे हैं। मोदी जी हास्य व्यंग में उतर आए हैं जी, ऐसी बात कह रहे हैं जो संभव नहीं है। इस देश का ताना बाना, इस देश का सद्भावना, भाईचारा इतना मजबूत है, इतनी मजबूती से बिना गया है कि वो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूं भाई साहब मैं। इस देश का ताना बाना इतनी मजबूती से बिना गया है कि वो कोई कुछ भी कर ले, वो टूटने वाला नहीं है। और भगवान श्री राम इस देश के आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसको हिंदू भी मानता है, इसको मुसलमान भी मानता है, इसको सिख भी मानता है, इसको ईसाई भी मानता है, सभी लोग मानते हैं। तो उसमें कोई विवाद रह नहीं गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे दिया, सारे लोगों ने सर आंखों बिठा लिया। आज मंदिर बना, बाजे गाजे से मंदिर बन गया, मंदिर आज सामने है। और जितना जितना सम्मान हिंदू करता है उतना ही मुसलमान करता है। ऐसी स्थिति में ऐसी बकवास करना, ऐसी बकवास वाली बातें करना, ऐसी थर्ड क्लास बातें करना जनता को अच्छा नहीं लगता है। जनता समझती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप फरेब कर रहे हो, और जनता ये भी समझती है कि आप डर गए हो। इससे इनका बहुत खराब मैसेज गया है। जो वोट पाने वाले थे वो भी वोट आज नहीं पा रहे हैं। आज ये बौखलाहट में ऐसी बातें कर गए हैं कि जनता इनसे दूर भाग रही है और जनता इनको चरण पर चरण चुनाव पे हरा रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई स्पष्ट है बिल्कुल। और आज सवाल इस बात का है कि आज मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लोग जान गए हैं, इन्हीं बयानों के आधार पर जान गए हैं। मीडिया बेवकूफ नहीं होता है, मीडिया बहुत ही बुद्धिमान होता है। मीडिया के लोग जान गए हैं कि मोदी जी की विदाई हो रही है, शायद मोदी जी जा रहे हैं, इसलिए इनसे मीडिया तीखे सवाल पूछ रहा है। एक निजी चैनल पर मैंने साक्षात्कार देखा इनका, चार पत्रकार पूछ रहे थे, बड़े अदब के साथ बात कर रहे थे, लेकिन उस अदब में भी बड़े तीखे सवाल थे और उस तीखे सवाल के तिलमिला रहे थे, तिलमिल कर रहे थे। सवाल इस बात का है, मीडिया कोई नासमझ नहीं होता है। मीडिया उड़ते पंछी का पर पहचान देता है और ये समझ गए हैं इसको लोग कि अब का 2 चरण बाकी है, 4 चरण 5 चरण में ही ये हार चुके हैं, उनकी विदाई हो चुकी है। अब 2 चरणों में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान होगा और ये हार रहे हैं तरह से। मेरा नजरिया ये। ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी कुछ कह रहे थे आप, आपका कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था, फिर मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा, चूंकि खेमचंद जी जुड़ गए हैं, थोड़ा देर से आए मगर आए, देर आए दुरुस्त आए जी। देखिए, ऐसा है कि इस देश की जनता समझ है कि सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई अभी तक। अब देश की जनता जुमला सुनते सुनते उनके जुमलों से तंग आ चुकी। एक जाकर के उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि पहले कैबिनेट में हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, ऋण तो माफ नहीं कर पाए। दूसरी ओर जाते हैं राजस्थान,
पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा। ये कहते हैं कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर 500 रुपए का कांग्रेस सरकार देती है, हम 400 रुपए में देंगे। अब देख लीजिए फिर से वो गैस सिलेंडर 900 रुपए में मिल रही है राजस्थान में। तो सारे जगहों पर जिस तरह से ये झूठ बोलने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, जुमला देने का काम किया, देश की जनता समझ चुकी है। और इस बार अब मोदी जी की झांसे में आने वाले नहीं है। ये समझ चुके हैं कि सिर्फ ये जुमला देना जानते हैं, काम की बात कहीं नहीं होती है। चाहे रोजगार हो या फिर महंगाई हो या महिला सुरक्षा हो या किसानों की बात हो या SC/ST के सम्मान की बात हो। अब देख कि पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े हिमायती अपने आप को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबसे बड़े हिमायती हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम गरीब के बेटा हैं। और 10 साल हो गया बनारस में आज एक भी पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास नहीं, छात्रों के। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आज तक छात्रावास नहीं हुआ। दूसरी ओर कहते बनारस को हम तो बना देंगे, तीसरी ओर कहते कि हम गंगा मैया ने हमको बुलाई है, हम यहाँ इसलिए आए हैं। आज गंगा किस तरह से और पवित्र है, किस तरह से उन गंगा में लाशों को बहते हुए लोगों ने देखा है। आज नमामि गंगे जो योजना है किस तरह से फेल कर गई है, किस तरह से आज तक गंगा का सफाई नहीं हो पाया, ये सारा दुनिया जानता है, सारा देश देखा है। चलिए खेमचंद जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी देखिए सारी बातें हो रही हैं और बात एक तो ये है, सबसे पहला सवाल तो यही कि 5वें फेज में NDA और खासतौर से बीजेपी कहाँ है, चूंकि 370 और प्लस 400 का जो है नारा आपने दिया हुआ है, 400 प्लस और 370 प्लस कहाँ है, चूंकि चौथे फेज के बाद ही ये दावे होने लग गए थे कि जो जादुई आंकड़ा है वो हासिल कर लिया है बीजेपी ने। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5वें चरण तक 300 प्लस अबाउट 325 के आसपास हमारी जो सीटें हैं वो आ चुकी हैं हमारे इंडिया गठबंधन की, और ज्यादा भी हो सकती हैं, 350 के आसपास भी हो सकती हैं। और हम अपना जो 400 का लक्ष्य है बहुत अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली हम अचीव करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। क्योंकि जो हमें इनपुट आ रहे हैं वो बहुत इंकरेजिंग है, पॉजिटिव है, सार्थक है, और उसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं। अब जो लड़ाई है मात्र इतनी सी है, इंडिया गठबंधन अड़ा हुआ है कि मोदी जी की जो 400 सीट नहीं आनी चाहिए, 10वीं सीटें कम होनी चाहिए, ताकि वो ये कह सकें कि जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था 400 का वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब इंडिया गठबंधन की जीत हो गई और इनका फेस बच जाए। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि हम लोगों ने जो कहा था वो पूरा हो। जिस तरीके से जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देके जो हमने 14 में कहा था वो दिया, पूर्ण बहुमत दिया। फिर हम लोगों ने जो 19 में कहा था कि हम 300 पार करेंगे, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने 300 पार किया। अब की बार हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का नारा दिया कि हम 400 पार करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता में आशीर्वाद देकर हम 400 पार करेंगे। और इनका बस प्रयास इतना है कि चाहे एक सीट कम हो जाए 400 में, तो ताकि ये कह सके कि भाई 400 पार नहीं होने दिया और हम लोगों ने मोदी जी की जो बात है उसको सार्थक नहीं होने दिया। बस इतनी सी लड़ाई है। बाकी ये भी जानते हैं, आप मोदी जी रहे, आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी के, या फिर किसी के भी कार्यकर्ताओं से बात कर लो, लोग ये मानते हैं कि भाई हाँ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आने चाहिए। और आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या बाकी जो अन्य लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीति का डिस्कोर्स एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक भी चलना चाहिए, उसको चेंज करके किस तरीके से नेगेटिव या ऐसे डिस्कोर्स में पहुंचा दें कि वो लोगों से लिंक ना हो। जैसे आम आदमी पार्टी का देखिए, करप्शन में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। तो महिलाओं को पीटने के आरोपी हैं, जो एक सांसद को पीटने के आरोपी हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में लातों से मारने के आरोपी हैं। कितनी बड़ी दुखद बात है। अब इतना लो लेवल रह गया। अरे क्या आप उनका इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या वो इतने बड़े नेता आपके पार्टी के हो गए? आप मनीष सिसोदिया जी के लिए तो इस तरीके से रोड पे नहीं आए, सत्येंद्र जैन के लिए तो नहीं आए, संजय सिंह के लिए तो आए नहीं। आप एक आरोपी के लिए जो महिलाओं को पीटता है उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाते हैं, ये अपने आप में दिखाता है। वहीं कांग्रेस लगातार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में डूबी हुई है। वो सब समाज की बात नहीं कर सकती, सबकी बात नहीं कर सकती, सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कट्टरपंथी है ग्रुप एक पर्टिकुलर समाज में, मैं पूरे समाज की बात नहीं करता। उनको खुश करने के लिए उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की सह पे, उन्हीं की सिखाई या उन्हीं की एडवाइस पे। पर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको वो लगी
कांग्रेस की, क्योंकि वो तो बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो, हम लेकर के आ जाते हैं। और मैं इस बात को कई बार कह भी चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगा है खड़गे साहब ने, पर वो टाइम नहीं देते। तो ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने कही है? मैं तो अभी चैलेंज करता हूँ, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इनका न्याय पत्र आप देखिए, न्याय पत्र में सर्व समाज के लिए चीजें नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यीकरण को हम नहीं चलने देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो अल्पसंख्यक है वो दबाव में है, प्रेशर में, उनको बराबर का हक नहीं मिल रहा है। जबकि ये नरेटिव बिल्कुल गलत है, फॉल्स नरेटिव है। हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक है लगभग 43% इंक्रीज हुआ है, और वहीं जो बहुसंख्यक है वो 8% कम हुए हैं। अगर वो दबाव में होते, प्रेशर में होते, तो जैसे पाकिस्तान में कम हुए हैं, जैसे बांग्लादेश में कम हुए हैं अल्पसंख्यक, वैसे ही कम होते। लेकिन यहाँ पे तो कम नहीं हुए। हिमांशु जी जवाब दे दीजिए। यहाँ पे तो बड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो लगातार कट्टरपंथ की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है, उन्हीं की बात कर रही है। मेरे पास न्याय पत्र रखा हुआ जी, आप 10 सेकंड का समय दे तो बगल के कमरे में रखा है, मैं अपने बंधु को दिखा दें किस पेज पर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जी कि अध्यक्ष ला करके तो ला करके मतलब मंगवा रहे हैं। और इनके जो माननीय प्रधानमंत्री हैं जी, वो आज तक समय नहीं दे पाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार समय मांगते रहे कि आप समय दीजिए, हम बात करना चाहते हैं, आप दिखा दीजिए हमको कि कहाँ पर रखा हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, जब तक आपका बिल्कुल, जब तक न्याय पत्र आए एक खेमचंद जी से, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सुन लीजिए ना। और राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, राहुल गांधी जी कि खुले मंच पर हम चुनौती देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो हमसे डिबेट करें। जो नहीं तैयार हुए, जो डिबेट करने के तैयार नहीं हुए, जो नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बात करने के समय उपयोग नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ये सिद्ध कर दें कि आपके न्याय पत्र में बहुसंख्यावाद शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, क्यों हुआ है? क्यों आपको कहना पड़ा कि माइनॉरिटी के लिए? क्यों नहीं कहते कि हम सबके लिए काम करेंगे? क्यों नहीं कहते कि हम सबका उत्थान करेंगे? न्याय पत्र मेरे सामने है, आप बताओ ना, आप झूठ क्यों बोलते हो? चैनल पर आकर के ये न्याय पत्र है, सारे न्याय पत्र की पेज है, आप बताओ किस पेज में कहां लिखा हुआ है? माइनॉरिटी क्यों लिखा हुआ है? इसमें बार बार माइनॉरिटी की पर्सनल लॉ को अलाउ करेंगे क्यों लिखा हुआ है? इसमें क्यों लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी का हिंदू मुसलमान की कहीं चर्चा ही नहीं हुई है? क्यों लिखा हुआ है? बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी है आप उसकी बात नहीं चलने दोगे। क्यों लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आप मेरे को बताएं इसमें आप सबका बहुसंख्यकवाद शब्द लिखा है या नहीं लिखा है? क्यों लिखा है? क्या मतलब है उसका? क्यों लिखा है? आप यहाँ पे मेजोरिटी को बदनाम करना चाहते हैं, मेजोरिटी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, आप देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, और आप सबके लिए बात नहीं कर सकते। आप बिना की पॉलिटिक्स के, बिना माइनॉरिटी मेजोरिटी के आप एक बात नहीं कर सकते, न्याय पत्र तक नहीं बना सकते, और आप कहते हैं कि आपको मौका मिले। क्यों मौका मिले? और आप लोगों ने प्रैक्टिकल में कर्नाटक में ओबीसी और SC/ST समाज का हक खा लिया। यहाँ पे आपने धर्म के आधार पे आरक्षण देने का काम किया, और हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं तो आपकी इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों आपने बार बार माइनॉरिटी लिखा है? क्यों नहीं सब समाज लिखा कि भाई हम सभी युवाओं के लिए काम करेंगे? अच्छा, हाँ खेमचंद जी देखिए, खेमचंद जी बात ठीक है, तो फिर ये माइनॉरिटी मोर्चा क्यों है बीजेपी के अंदर? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो क्यों है केंद्र सरकार की? ठीक है साहब, फिर क्यों 2019 तक आप अपने, जो आपका भी घोषणा पत्र होता था 2019 तक, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें माइनॉरिटी शब्द नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। 2019 में भी माइनॉरिटी शब्द का जिक्र था, और 2014 में भी था, उससे पहले तो कई बार था, मगर हम 2014 की बात कर रहे हैं। तो फिर क्यों आपको जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, फिर आप सबकी मिनिस्ट्री बनाइए ना, फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों? नहीं, ये तो हम कहते हैं ना। हाँ। हम तो कह रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि वी वर्क फॉर ऑल, वी अपीज नन। लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई हमें बेसिक चीजें, तो अभी हम ऐसा नहीं करें कि हम स्क्रैप कर रहे हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को। हिमांशु जी आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। हिमांशु जी बोलने दीजिए, एक मिनट जवाब देने दीजिए, आपके पास ही आ रहा हूँ। अलग पार्टी में अलग अलग विंग का मतलब होता है कि अलग अलग अपने समाज के लोगों के बीच में जाएं, नेतृत्व डेवलप करें, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताएं, उनके कार्यकर्ताओं का फीडबैक लें, और उसके अनुसार जो योजनाएं हैं हमारी, तो जितने भी योजनाएं, PM आवास की योजनाएं,
तो हमारा जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो अपने समाज के बीच में जाता है और उसका लाभ लोगों को दिलाता है और लोगों को लाभ मिला है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने माइनॉरिटी कम्युनिटी का जिक्र कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। भाई आपकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, आपका माइनॉरिटी मोर्चा है, सब कुछ तो है, तो वही बात अगर उन्होंने कोई कह दी इसमें दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत है ना, गुनाह है। दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं। हिमांशु जी जवाब दे दीजिए, हिमांशु जी जवाब दे दीजिए। हिमांशु जी, नफरत और घृणा वो भी एक नेशनल चैनल पर आकर के आप लोगों के सामने ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी घबरा गई है, पूरी तरह से घबरा चुकी है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, अल्पसंख्यक में सिख भी है, अल्पसंख्यक में ईसाई भी है, अल्पसंख्यक में बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक में जैन भी है। अब ये कौन समझाए इनको कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है? और मेरा जो न्याय पत्र है इसमें दिखा दीजिए, मैं अभी भी चुनौती देता हूँ कि कहीं भी मुस्लिम शब्द का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी धर्म विशेष का नाम का चर्चा किया गया हो, ठीक है, ये बता दें। ये नहीं दिखा सकते। ठीक है, विपिन तोमर जी से, ठीक है, मैं हाँ दोनों ने अपनी बात रख दी। विपिन तोमर जी मैं आपके पास आता हूँ। ये जो इतनी बहस हो रही है कि भाई अल्पसंख्यक का जिक्र क्यों कर दिया और क्यों नहीं किया और वैसा क्यों ऐसा क्यों, तो इसको थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है। अगर अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र कर दिया, 6 मजहब के लोग आते हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है वो 6 मजहब के लोग हैं उसके अंदर, तो अगर उनका जिक्र कर दिया, उनके मुताबिक वो अपने रस्म व रिवाज कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, नमाज रोज़ा या जिसकी पूजा है वो कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको असल प्रॉब्लम कहाँ लगती है? जी देखिए, प्रॉब्लम कब से शुरू हुई? हाँ, प्रॉब्लम शुरू हुई दूसरे चरण के बाद। जी, भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक ये मानते थे फरवरी एंड तक, मार्च फर्स्ट वीक में भी आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। किसी को कोई शक या शुबा इस बारे में नहीं था। जी, राम मंदिर का जो बार बार जिक्र आ रहा, भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है? कुछ नहीं। आदेश आया उच्चतम न्यायालय का, जनता के पैसे से मंदिर बना, लेकिन उसका जो टेम्पो बरकरार रखना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी या जनता के बीच जो उसका एक भाव था, वो चुनाव के आते आते खत्म हो गया। तभी आप देखिए दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा, और आप ये मानेंगे इस बात को, पैनलिस्ट भी इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, इस चुनाव में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से भव्य आयोजन किया गया, कुछ प्रधानमंत्री वहां गए, उससे पहले 11 जगह उन्होंने अलग अलग मंदिरों में पूजा की, और दूसरे चरण के बाद आप देखिए ये सारे खुद प्रधानमंत्री ने आगे आके बातें कही। अब इसमें देखिए, नेता ये कहते हैं कि हम जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव जी रहे हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों एमवाई कहते हैं। एमवाई का क्या मतलब होता था? मुसलमान प्लस यादव। बिल्कुल। लालू यादव ने जैसे मुसलमान आरक्षण को लेकर बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे कैच कर लिया। ये बात बेहद एक्सेप्टेबल है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में रहती है तो बहुत धारदार होती है, बहुत आक्रामक होती है। इसका उदाहरण हमने पश्चिम बंगाल में आज भी देख रहे हैं। जी, उसको एक बयान को पकड़ने के बाद फिर नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, अगर वो लीड कर रहे हैं तो ये नेचुरल बात है कि ऊपर से नीचे तक हर कार्यकर्ता उस लाइन पकड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज अगर आप गौर करेंगे तो दूसरे चरण के चुनाव के बाद जब मतदान हो गया है उसके बाद बिल्कुल ठीक है। और अशोक तिवारी जी देखिए, ये बात तो एक कहीं ना कहीं ये सच भी है, और बहुत सारी अपोजिशन पार्टी के मतलब जो है लीडर्स भी इस बात को मानते हैं कि अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए था, हालांकि पिछले कुछ महीनों में तो बहुत एग्रेसिवली वो मतलब काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, मगर आपको लगता है कि अपोजिशन का बिखराव और अपोजिशन की कुछ खामियां कमियां भी रही हैं जिसकी वजह से वो बीजेपी को मौका देती हैं? और जैसे अभी तोमर साहब भी कह रहे थे कि किस तरीके से जो है वो बिहार में पॉलिटिक्स की गई या कुछ बातें बोली गई जिसको सीधे तौर पर कैच कर लिया, तो एग्रेसिवली उतना काम नहीं करती अपोजिशन पार्टियां जितना बीजेपी करती है। उसकी वजह से क्या नुकसान वगैरह होता है कुछ? देखिए बीजेपी जो है प्रोपोगंडा करती है, हाँ, और अपने तरीके से झूठ फैलाती है और अपने तरीके से काम करती है। अपोजिशन का जहां तक सवाल है, अपोजिशन में भिन्न भिन्न पार्टियां एक साथ आई हैं और विभिन्न मतभेद भी थे पहले, हाँ, अब नहीं है। पहले भिन्न भिन्न विचार, और वो इसलिए आए हैं कि जनता चाहती है कि वो एक हो, एक साथ आए
और जनता की बेहद मांग पर जनता चूंकि त्राही त्राही कर रही भाजपा से छुटकारा चाहती है, इसलिए जनता चाहती थी कि हम सब एक साथ आए और जनता के चाहने पर सब एक साथ आए हैं, लेकिन मतभेद भुला करके आए हैं। मतभेद को भुला करके स्वस्थ मन से एक साथ आए हैं और एक साथ खड़े हैं। आज आप देखिए माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी किस तरह से जो है एक साथ रैली कर रहे हैं, एक साथ जनसभा कर रहे हैं, एक साथ दिल खोल करके आए हैं। आप यही देख लीजिए कि लाख मतभेद होते हुए भी ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन को हम समर्थन देंगे, इंडिया गठबंधन में हम रहेंगे। हाँ। तो ये एक दूसरे से मतभेद होते हुए भी, विचारधारा भिन्न होते हुए भी लोग एक साथ आए हैं, एक साथ खड़े हैं और एक साथ खड़े रहेंगे और एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह देश को स्वस्थ परंपराओं के आधार पर चलाया जाएगा और देश को अच्छा शासन दिया जाएगा। जी ठीक है। खेमचंद जी देखिए, आपके आने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी और विपिन तोमर जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था और वो ये था कि 2014 और 2019 की बात अगर हम करें तो मोटे तौर पर राजस्थान में तो बहुत क्लियरली 25 की 25 सीटें, 14 और 19 दोनों बार, ठीक है साहब। दिल्ली की जो है 7 की 7 सीटें, हरियाणा की मतलब मैक्सिमम सीट्स, आपका उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात की पूरी सीटें, बिहार की तकरीबन सारी सीटें एक सीट को छोड़ करके, ठीक है साहब, मध्य प्रदेश की मैक्सिमम सीट्स। तो ऐसे बहुत सारे सूबे हैं जहां पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। तीसरी बार कैसे मुमकिन है ये? तीसरी बार मतलब कैसे हो सकता है कि ठीक है सब मोदी साहब को चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमने कई बार नारे लगते हुए देखे हैं राजस्थान के लेवल पर या दूसरे सूबों के अंदर। जैसे राजस्थान में एक बार नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ठीक है साहब। इस तरह की बातें इस बार कांग्रेस के लिए भी हुआ था कि लोग चाह रहे थे ज्यादातर कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने रहे, मगर एमएलए से जो विधायक थे उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी थी, टिकट लगातार रिपीट कर दिए गए सारे के सारे। मेरा सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि उनको तीसरी बार भी एज इट इज जो है आप वो रखें बरकरार उन सीटों को, चूंकि ये बहुत मुश्किल काम है और ये सवाल बड़ा अहम उठाया था विपिन जी ने। ये पूरा मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि काम हुआ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो काम करके दिखाया जो 60-65 साल में नहीं हुआ है जी। और मैं आपको, हम लोग 4 तारीख के बाद भी डिबेट करेंगे, हम चर्चा करेंगे और आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में बैठक करने जा रही है। लास्ट टाइम हम 18-19 सीटें हारे थे, वो सीटें हम बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस की जो एक सीट थी वो खत्म होने वाली है, समाजवादी पार्टी रिड्यूस कर रही है और वहां पे जो बीएसपी है, बीएसपी की काफी सीटें वहां पे कम होने जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैठक करने जा रही है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली यहाँ और हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करने जा रही है। और ये काम के आधार पे हम लोग कह रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस है और जो प्रो इनकम्बेंसी है उसके आधार पे हम लोग कह रहे हैं, हम हवा में नहीं कह रहे। अब जाइए, लोग कहेंगे कि नहीं मोदी जी पीएम बनने चाहिए। मोदी जी, ऐसी जो विषम परिस्थिति है, पूरे विश्व में हाहाकार है, पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है और उस स्थिति में हमारे देश के लिए जो बेटर हो सकता है, बेटर डील पूरी अलग अलग शक्तियों के साथ जो कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं और अमेरिका से हमारा आईटी का बिजनेस भी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति तभी हो पा रही है जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पे हल्की गवर्नमेंट होती, अगर यहाँ पे वीक पीएम होता तो हमें यूएस ट्विस्ट करता अपनी ओर या फिर रशिया ट्विस्ट करता अपनी ओर। हम जो बीच में शक्ति के साथ जो खड़े हुए हैं वो नहीं कर पाते। हम अपने फायदे के लिए जो काम कर पा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते। आज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस में विश्व की सारी शक्तियां हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही हैं। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो दृढ़ है, जो अपने हिसाब से चलती है, अपने फायदे के हिसाब से चलती है, अपने लोगों के फायदे के हिसाब से चलती है। आज हम वर्ल्ड ट्रेड में देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग कमेटी है या वहां पे नेगोशिएशंस होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम किसानों को जो हम सब्सिडी दे रहे हैं कि हम उसको हटा देंगे। हम नहीं मान रहे हैं उन चीजों को। पूरा यूरोप या अमेरिका हम पे दबाव डाला है लेकिन हम नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे किसान अलग है, हमारी परिस्थिति अलग है। पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हमने कॉम्प्रोमाइज की, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो आज सब लोग जानते हैं सीधा फायदा मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, सिक्योरिटी मैटर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व स्तर पे या विश्व पटल पे हमारी साख बढ़ रही है। इसीलिए लोग कहते हैं कि देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन द मोदी जी। तो मोदी जी हमें चूज करने। अगर कोई लोकल ग्रीवियंस है, लोकल बातें हैं, तो लोकल स्तर पे जो चुनाव होगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी नेशनल चुनाव है, वहां मोदी जी ही एकमात्र ऑप्शन है। हिमांशु जी देखिए, ये जो बातें कही जाती हैं या मतलब दावे कह लीजिए कि साहब मोदी नहीं तो फिर कौन, क्या
मतलब जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद भी उस लेवल पर लीडर नहीं बन पाए, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है और बीजेपी के सपोर्टर्स ये बात करते हैं कि मोदी के सामने कौन, कि चलिए हम बदलने की कोशिश करते हैं मगर मोदी के सामने कौन। क्या वाकई अपोजिशन के पास या इंडिया ब्लॉक के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो रिप्लेस कर सकता है? उस होने के लिए गालिब ये ख्याल आता है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यही सोच करके खुश होने तो अच्छी बात, लेकिन हमारे पास इंडिया गठबंधन में 1 दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो मोदी जी से अच्छा काम कर सकते हैं और अपने राज्यों में अच्छा काम करके दिखाया है। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, श्री राहुल गांधी जी जो काम किया है, जिस तरह से जनता के साथ जुड़ाव किया है, जो जुड़े हैं, वह ऐतिहासिक। वो यहाँ तक 4000 किलोमीटर तक पदयात्रा किया। इसी राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके देश के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी राज्यों में सभी लोगों से मिल करके, सभी भाषा, सभी धर्म के लोगों, सभी रंग के लोगों से मिल करके उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर में इस देश की स्थिति क्या है, इस देश की जनता की क्या स्थिति। और यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यदि हम सहभागिता की बात करते हैं, इन लोगों को तकलीफ होता है। ये कह रहे थे कि काम हुआ है, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं आपके चैनल पर, काम हुआ है, महंगाई को बढ़ाने का काम हुआ है, भाईचारा खत्म करने का काम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम हुआ है, इसमें मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम हुआ है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। महिला का उत्पीड़न करने का काम हुआ है, ये काम हुआ है। आज कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ा है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि देश आगे बढ़ा है। देश आगे बढ़ा है भुखमरी में, जो 111वें नंबर पर हम चले गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हम आगे चले गए, बांग्लादेश से हम आगे चले गए। अब ये बोल रहे थे कि हमारा चाइना के साथ अच्छा रिलेशन हो गया है। चाइना के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग आज काम करते हैं। किस तरह से चाइना के प्रधानमंत्री को ये झूला झूला रहे थे और किस तरह से गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, ये सारी दुनिया के सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है खुर्शीद जी, और ये बातें अब देश की जनता समझ चुकी है। इनके झांसे में इस देश की जनता नहीं आने वाली है। इस देश की जनता, और विकास के नाम पर ये जो बोल रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट उठा करके देख ले, जो भी योजना ये कर रहे हैं, सारी योजनाओं में घोटाला हुआ है, कोई जमीन पर नहीं उतारा गया है। अब एक बात बताइए, इनका मैनिफेस्टो है जिसको ये संकल्प पत्र कहते हैं, उसको उठा ले। कहीं यदि एक शब्द, 2 शब्द है ना, बेरोजगारी और महंगाई, उसकी चर्चा हुई हो तो जो कहें। हमारे न्याय पत्र की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में कुछ नहीं है। इनका घोषणा पत्र हाथी की दांत की तरह है। इनके घोषणा पत्र में न महंगाई की बात है, न बेरोजगारी की बात है, न महिला सुरक्षा की बात है। इन जिन मुद्दों के साथ ये सरकार में आए थे, उन सारे मुद्दों को आज छोड़ दें। ठीक है खेमचंद जी। देखिए, हमारे मित्र ने शायद पढ़ा नहीं। जब हम कहते हैं कि हम लोग 3 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये क्या है? ये रोजगार देना नहीं है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस तरीके से 1 करोड़ बहनों को हम लोगों ने, सुन लो पहले, आप बोलो, आप बोल लीजिए, फिर मैं बाद में रिएक्ट करता हूँ। ये भी रोजगार है, ये भारतीय जनता पार्टी। जवाब देने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। जवाब देने दीजिए प्लीज, जवाब देने दीजिए। हाँ जी, तो आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस तरीके से हमने जो गांव, गरीब या रिमोट एरिया में जो बहनें आती हैं, 1 करोड़ बहनों को हम लोगों ने लखपति दीदी बनाए, वैसे ही 3 करोड़ और बहनों को बनाएंगे। दूसरा, मुद्रा लोन के माध्यम से जिस तरीके से हम लोगों ने 40-42 करोड़ लोगों को हम लोगों ने मुद्रा लोन दिया, उनके काम धंधे मदद की, काम धंधे खड़े करने में मदद की, उसके दायरे को बढ़ा के 20 लाख रुपए तक किया जाएगा। तो ये भी काम धंधे के रिलेटेड चीजें हैं। स्वनिधि योजना के माध्यम से जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो अपने काम धंधे करते हैं, छोटे स्तर पे काम धंधे करते हैं, उनको मजबूत करने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने प्रोविजन किया है कि हम लोग 1 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली देंगे, मतलब सोलर प्लांट लगाएंगे। सोलर प्लांट लगेगा तो बिना मेहनत के तो लगेगा नहीं, बिना लोगों के लगेगा नहीं, बिना रोजगार के तो लगेगा नहीं, तो रोजगार देगा। ठीक है, हमने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है कि हम लोग स्टार्टअप को मदद करेंगे, हम इनोवेशंस को मदद करेंगे, हम ऐसे युवाओं को मदद करेंगे जो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा? वो रोजगार स्टेब्लिश करेगा। रोजगार आज के भी रोजगार देगा, फ्यूचर के भी रोजगार देगा। मैं आपको आ रहा हूं सर, आ रहा हूं खेमचंद जी, आ रहा हूं। फ्यूचर में 11.11
जी जी बता दीजिए, कह लीजिए। हाँ खेमचंद जी कह लीजिए। हाँ डायरेक्ट नहीं, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। 11.11 लाख करोड़ जब आप उसको इकोनॉमिक हैपनिंग में देखोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू 30 to 40 लाख रुपीज इन इकोनॉमिक हैपनिंग, क्योंकि वो मल्टीपल उसके इफेक्ट्स होते हैं, वायरल इफेक्ट्स होते हैं, तो वो भी बिना रोजगार के नहीं चल सकता। ठीक है, हम लोग विपिन तोमर जी के पास में आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। विपिन तोमर जी देखिए, आपने एक बात कही थी कि फरवरी तक ऐसा लग रहा था कि जो राम मंदिर का इशू था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और वो आखिर तक चलेगा, मगर वो फिर धीमा पड़ा। वैसा ही कुछ भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लग रहा था कि राहुल गांधी जो है वो तमाम लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, हर उम्र के लोगों से, हर तबके के और हर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे वो, और ऐसा जो है वो माना गया था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का, न्याय यात्रा का, दोनों का बहुत ज़्यादा असर होगा आम इंतखाबात में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई अब तक 5वें फेज तक जितनी भी सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं या जितने भी 5वें फेज तक इलेक्शन हो चुके हैं, क्या आपको भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों का कुछ असर देखने को मिला? देखिए, अगर हम बात अकेले कांग्रेस की करते तो मैं ये कहूंगा कि असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस राज्य में गए, राजस्थान में, वहां सरकार चली गई। हाँ। जो मतदाता है वो विपक्ष से परेशान और हैरान है, ये बात मानने में कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे आप देखिए 2014 से पहले अगर गैस पे या पेट्रोल पे, डीजल पे 10 पैसे भी बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ जाती थी। आम कार्यकर्ता नहीं, बड़े बड़े नेता, खुद राजनाथ सिंह लीड किया करते थे ऐसे विरोधों। 2014 के बाद कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, 70 के बाद आई है, उंगली पे नहीं गिना सकते ये लोग उन्होंने सड़क पर उतर के कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया पे लड़ते हैं लेकिन वहां जनता आपको अफेक्ट नहीं करती है। कितने लोग हिंदुस्तान के अंदर एक्स पर होंगे, कितने लोग फेसबुक चलाते थे, और तो ये एक मुद्दा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी के अकेले कांग्रेस से कोई ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ है, और हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से पहले बार अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के प्रत्याशी दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी धड़कन बढ़ा रहा है। हर प्रत्याशी जो बदला गया है, तो इस बात पे हमला भी किया गया था कि ये प्रत्याशी बदले गए हैं, लेकिन इस बार तारीफ करनी होगी अखिलेश यादव की, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने प्रत्याशी किए हैं और जिस तरीके से गठबंधन बढ़ा है। मैं फिर एक बात कहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा हुआ है कि ममता बनर्जी इस गठबंधन में नहीं है, कि जो विरोधी वोट होता फिर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता भारतीय जनता पार्टी, जितना उसके पास कांग्रेस भी है। तो अकेले कांग्रेस से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा जनता को फर्क था, लेकिन तो गठबंधन हुआ है, जो लोग मिले हैं और विचारधारा मिली है, उससे निश्चित रूप से गठबंधन इस बार इजाफा हो। बिल्कुल ठीक है। चूंकि अब आखिरी मरहले में हैं, अगले 2-3 मिनट में प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक जो पहले फेज से ही अभी तक जो एक कॉमन बात है वो ये है कि एक तो महाराष्ट्र में वोटिंग कम हो रही है पहले के मुकाबले, अगर हम 19 की बात करें, और ओवरऑल 19 के मुकाबले वोटिंग में शायद 3-1% का फर्क है, 2.5 से 3% या 4% के करीब जो है वो एक्चुअल आंकड़े भी मेरा ख्याल के आ जाएंगे आज के भी, तो वो कम है। उसको लेकर के किस तरीके से जो है आप उसमें क्या कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव? ये इतिहास गवाह है, आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि जब जब वोट प्रतिशत कम हुआ है, 2004 और 9 देख लीजिए 58% वोट आया, और अभी देख ली 2014 और 19 में 67% वोट आया, दोनों वही। तो जब वोट प्रतिशत कम रहता है तो कांग्रेस को फायदा हुआ, और जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचता है। तो आज के समय में जो वोट प्रतिशत है कहीं न कहीं 2004 और 9 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो निश्चित रूप से जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उसका फायदा इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिलने जा रहा है। और देश की जनता, मैं एक बात और कहना जी, जिस तरह से पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री जी जाते हैं आरएसएस के कार्यालय और रात विश्राम करके आते हैं, उनको कहीं न कहीं ये पता चल गया था कि आरएसएस के लोग और जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुलकर, और बूथ तक नहीं जा रहे। यही कारण है कि वोट प्रतिशत गिरा है, और इससे काफी चिंतित और बेचैन है भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री। यही कारण है कि आज के समय में वोट प्रतिशत कितना भी कुछ कर लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करना, चाहे फिर मंगलसूत्र की बात ला करके लेकर के आए, फिर बहुत तरह के बातों को लेकर के आए, जिस तरह से हमारे न्याय पत्र पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया, इन सारी बातों से इस देश की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।
वो समझ रही है, कमी है, इसलिए प्रवेश करने का एक। अशोक तिवारी जी क्या कहेंगे आखिर में, वोट परसेंटेज से क्या कुछ जो है उत्तर प्रदेश की सियासत पर, सीटों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? वोट प्रतिशत कम होना निश्चित रूप से आज का जो माहौल है सबके पास कभी शासन हुआ है। हाँ। और जनता को जिस तरह से खिलाया है पिलाया है भाजपा ने, जनता को जिस तरह दिमाग का वास किया है भाजपा ने, निश्चित रूप से वोट प्रतिशत कम होना है। तो लोग वोट चाहते हैं तो लोग भाजपा है क्या भाजपा को शपथ खाने का उनको नहीं दे पा रहे हैं तो वो वोट नहीं दे रहे हैं। सच्चाई है वोट प्रतिशत कम होने से भाजपा का दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब, वो तरह तरह के, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपने नैरेटिव उससे बहुत बदले, खटपट बदले, ठीक है, लेकिन कोई नैरेटिव काम नहीं आया। अंत तक नैरेटिव बदलते जाएंगे। देखो वो 4 जन तक क्या बोलते हैं, इनको देखना है कि 4 जन में क्या बोलेंगे, 6 जन में क्या बोलेंगे, लगातार बयान बदल रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, मैं रोकूंगा। खिमचंद जी क्या कहेंगे आखिर में? देखिए सारी बातें तो हो रही हैं, दावे हो रहे हैं चौथे फेज के बाद ही कि भाई जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया, और 400 पार का भी है नारा, 370 का भी नारा, तमाम है, मगर ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्या ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए फिक्र की बात है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव भी हुआ है। आप देखिए सेकंड फेज में थोड़ा कम था, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज सब में बढ़ा है। और कितनी हंसी आती है और कितना दुख होता है कि कांग्रेस, अगर वोटिंग कम हो रही है मतलब किन्हीं भी कारणों से, तो कांग्रेस को खुशी होती है। मतलब लोग वोट करें इनको अच्छा नहीं लगता, लोग भारी संख्या में वोट करने आए इनको अच्छा नहीं लगता, और ये भी मानते हैं कि अगर लोग भारी संख्या में वोट नहीं कर रहे हैं तो वो सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार का विरोध होता तो सब लोग निकल के आते, नहीं हम तो जा रहे हैं और हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए चिंता का विषय है। चलिए ठीक है साहब, जाहिर तौर पर जो असल आंकड़े हैं, जो असल रिजल्ट है वो तो 4 जून को ही आएगा, तब तक तो सबको इंतजार ही करना है। उससे पहले तो सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, मगर रिजल्ट जो है वो कैद हो चुके हैं ईवीएम में, और 4 को फैसला होगा। जिन सूबों के अंदर, जिन सीटों पर अभी वोट होना बाकी है, जाहिर तौर पर ये कोशिश तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, तमाम जिम्मेदार लोगों की होनी चाहिए कि वहाँ पर पहले के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा बढ़े। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम नाजरीन का भी हमारे साथ जुड़े। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।